हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 28 नवंबर है और 27 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका एक ही रीज़न है कि मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, जो कि बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज के अंदर है। आपको इसमें पूरा यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अवेलेबल होती है, अगर वो 60 मिनट्स की है तो यहाँ 30 मिनट्स की मिल जाएगी, मतलब आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल का क्वेश्चन है, जय संहिता किस महान ग्रंथ का नाम है? तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता बोला जाता है। पहले इसको जय संहिता बोला जाता था, उसके बाद इसमें पहले क्या 24,000 श्लोक थे, उसके बाद इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए थे और उसको महाभारत बोला गया। अभी अच्छा क्वेश्चन है, देवी चौधरानी उपन्यास किसने लिखा है? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। और देवी चौधरानी उपन्यास किसने लिखा है, अब आपको बताना है। चलो, आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि देखो, प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड टॉपिक आया है। उसके अलावा मोदी टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इन दुबई दिस वीक, यानी मोदी जी जो अभी COP 28 होने वाली है, 28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। चलो, ये हो गया। वो कब होने वाली है? तो वो अभी 28 नवंबर से या 30 नवंबर से होने वाली है। और उसके बाद 28 दिसंबर, देखो नवंबर 28 टू दिसंबर 12, यानी 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होने वाली है। उसके अलावा और भी न्यूज़ में डायनासोर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है। देखो, मैंने इमेज भी डाल रखी है डायनासोर की। आज मैंने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से बताया है। और आपको बता दूं कि कल 26 नवंबर था, तो मतलब परसों 26 नवंबर था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट किया गया था। तो उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन भी डाली है, ताकि आपको ये भी पता चले कि कैसे क्या चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखो, आज मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलो, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 26 नवंबर को क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे में सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आज तो 28 तारीख है, तो हम 26 का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये न्यूज़ 27 को अपडेट हुई थी, तो अभी हमको कल की न्यूज़ तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो चलो, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट CJI ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक्ट किया है पीपल्स कोर्ट की तरह। तो ये न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है। चलो, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के नज़रिए से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको आज सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के अंदर क्या होता है? 26 नवंबर, हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या इसको और क्या बोला जाता है? नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है। इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी हमारी इंडिया की, फॉर्मली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इंडिया की, उन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडोप्ट किया था 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 1949 को। और इसको एनफोर्स कब किया गया? तो ये केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को तो एनफोर्स में आया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडोप्ट किया था। उसके बाद लेकिन अभी आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्या शुरुआत से सेलिब्रेट किया जाता? तो नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ऑन 19 नवंबर 2015 को नोटिफाई किया कि डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के, उस डिसीजन को नोटिफाई किया कि सेलिब्रेट करेंगे हम 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 26 नवंबर जो 1949 को हमने अडोप्ट किया था, उसी डे को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका नोटिफिकेशन किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको ये याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग को समझ लो साथ के साथ। 1934 के अंदर सबसे पहले अमन रॉय, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, उसके आइडिया को प्रपोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पायनियर बोलते हैं उनको, अमन रॉय। उसके बाद तो 1946 के अंदर, उसके बाद क्या हुआ? 1946 के अंदर जो हमारे कैबिनेट मिशन प्लान है, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए और इलेक्शन हेल्ड किए गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो हमारी संविधान सभा, उसके फॉर्मेशन के लिए हमने 1946 के अंदर मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा एक इलेक्शन हेल्ड किया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो हमारी संविधान सभा के द्वारा हमारे भारत के संविधान की स्थापना हुई, जो हमारा स्वतंत्र भारत है, संप्रभु भारत है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई। अब आपको साथ के साथ ये चीज़ें भी याद रखने की, और कौन कौन सी कमेटी है जो कि संविधान सभा की कमेटियाँ कौन कौन सी है? तो पहला है ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके मतलब हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखना है। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो एडवाइजरी कमेटी उसके भी वल्लभ भाई पटेल थे।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी यानी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। अभी याद रखना है आपको, एक तो स्टीयरिंग कमेटी होती है उसके तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू 3 के कमेटियों के चेयरमैन थे, हेड थे। कौन कौन सी? एक तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड साथ के साथ स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स। और राजेंद्र प्रसाद 2 कमेटी के रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, उसके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे। और वल्लभ भाई पटेल 2 कमेटी, एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के तो भीमराव अंबेडकर, ये तो सबको पता ही है। तो ये हो गया, उसके आगे बढ़ो। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खास खास बातें समझ लो। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसके अंदर वर्ल्ड का लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये सबसे जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत के संविधान, वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, और इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इसके अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी खास चीज़ क्या है कि ये फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है, यानी संघीय। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी है, साथ के साथ में हमारे जो राज्य है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन वो हमारा जो देश है वो तो यूनिटरी है, लेकिन हमारे राज्य, हम एक फेडरल, हमारे सारे राज्यों को मिलकर हम काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में हमारा देश एकदम उसके पास यूनियन का पावर एकदम बढ़ जाता है और बाकी हर स्टेट के पास अपना अपना पावर है, तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब इस चीज़ को भी याद रखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे देश के अंदर कि क्या है, स्टेट्स के लेवल पर विधानसभा है, सेंट्रल के लेवल पर संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह संसद है, तो इस तरह क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि दोनों जगह पे, एक तो सेंट्रल की साइड में, एक स्टेट्स की साइड में, दोनों बॉडी पर, दोनों यहाँ पर जो हमारा यूनियन और स्टेट लेवल है, दोनों पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट यानी ऊपर तो पार्लियामेंट है यूनियन के अंदर तो, लेकिन स्टेट्स लेवल पर भी साथ के साथ ही विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर 448 आर्टिकल थे, जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स में वो डिवाइडेड है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो वो हैंड रिटन, यानी अपने हाथों से लिखी हुई है। अगर कोई बोल दे कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंटेड है तो बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल हैंड रिटन लिखा गया है। और उसको किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। यूनिक कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की यूनिक कॉपी है, उसको किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा गया है। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली, उसको इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा गया है। उसके बाद बेसिक फीचर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये चीज़ याद रखनी है आपको, जो बेसिक फीचर्स है हमारी जो इंडियन संविधान के, जो मतलब भारतीय संविधान है, उसके अंदर की जो बेसिक फीचर्स है उनको कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अलावा हमारे संविधान के अंदर अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान के अंदर से हमने बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया है, उधार लिया है। मैं अभी उनको समझाने जा रहा हूँ, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम, मतलब छोटा सा मेरे को एक आपको चित्र दिखाना है, इमेज दिखानी है। किसकी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की इमेज है, जिसके अंदर वो एक हीलियम वाले जो गैस होती है उसके अंदर रखा गया है। देखो, ये देखो, ये आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ये हमारी संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, इसको रखा गया है, जिसके मतलब जो ये बॉक्स है इसको हीलियम से भरा गया है ताकि ये सुरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे। और ये कहाँ पे है? जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसके अंदर सेफली सिक्योर्डली वहाँ पर रखी गई है। इस हमारे संविधान के, भारत के संविधान की जो बुक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो, अब साथ के साथ ये भी देखो कि हमने दूसरे कंट्री के जो अलग अलग संविधान है उनसे क्या क्या चीज़ें हमने बोरो की है। पहला, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपको छोटा सा दिमाग तो अपने को भी लगाना है, ऑलरेडी आपने सबने पॉलिटी पढ़ चुकी होंगे आप, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से रिवीजन है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके अलावा रूल्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ तक कि सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि यूके के अंदर क्या है, देखो अभी यूएस के अंदर तो सिस्टम ये है कि 2 सिटीजनशिप है, स्टेट्स की अलग होती है और सेंट्रल की अलग होती है, लेकिन यूके के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। तो हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स है, लेकिन सिटीजनशिप इंडिया की केवल एक है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप किसी स्टेट वाइज सिटीजन नहीं हो, तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, यानी जो स्पीकर का इंस्टीट्यूशन होता है उसको भी हमने लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हमारे इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको बोरो कहाँ से किया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड फंडामेंटल राइट्स को कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल सिस्टम को बोरो किया है, रेजिड्यूरी पावर्स को बोरो किया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को बोरो किया है कि जो सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप होती है, रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं, फेडरल सिस्टम होता है। अब रेजिड्यूरी पावर किसके पास होता है? हमेशा सेंटर के पास होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से बोरो की है। उसके बाद इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है? तो कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। और उसके बाद देखो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगती है
उस इमरजेंसी को हमने आर्टिकल 352, 356, 360 याद होना चाहिए आपको कि आर्टिकल 352, 356, 360 ये किसके हैं, इमरजेंसी के प्रोविजंस है। तो ये वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने 5 ईयर्स की प्लान बोरो किए हैं। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जिनको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे आर्टिकल 51A के अंदर है, उसको कहाँ से बोरो किया गया है, रशिया से। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये तो हमारा बेसिक सारी चीज़ें, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर याद रखना है आपको, पावर ऑफ फेडरल जूरी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद साउथ अफ्रीका से लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। तो अभी मैंने साथ के साथ आपको सेक्शन भी बता दिया कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, आर्टिकल 352, 356, 360, ये आर्टिकल तीनों सेक्शन, ये आर्टिकल किसके हैं, ये आर्टिकल है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस के। तो अभी हमने क्या टॉपिक को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे आया था तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को, कि उसको किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने। उसको कहाँ प्रिजर्व किया गया है, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम के जो रिजर्व होता है उसके अंदर, हीलियम की गैस के द्वारा उसको प्रिजर्व किया गया है। उसके अलावा ये पूरा हैंड रिटन है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है। 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इन डिटेल पढ़ी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो बहुत अच्छे से। अभी क्या है, हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, यानी ऑल इंडिया जो जुडिशियल सर्विस होती है उसके लिए उन्होंने बोला कि ऐसी जुडिशियल सिस्टम के लिए भी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बननी चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे क्या होता है, आईएएस के लिए यूपीएससी बना हुआ है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ऑल इंडिया मतलब आईएएस का मतलब हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और वो है ऑल इंडिया। यूपीएससी के लिए जो भी एस्पिरेंट होते हैं आईएएस बनने के लिए, ऑल इंडिया में एक ही एग्जाम होता है, वो होता है आईएएस का एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये आईपीएस, आईएएस, ये जो भी एग्जाम्स है ये किसके, यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसका अगर वो बनता है तो उसका क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा कि ऑल इंडिया में जो जुडिशरी के लिए जो एग्जाम होते हैं वो एक साथ कंडक्ट किया जाए। पूरे देश के लिए एक ही पेपर होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक ही एग्जाम होना चाहिए, एक ही टाइम पर वो एग्जाम होना चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें एक साथ होगी तभी जाके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरी कंट्रीज के अंदर जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जुडिशियल सर्विस, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो आरएएस के लिए बॉडी अलग है और जुडिशरी के लिए अलग बॉडी है। तो राजस्थान के लिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस की एक अलग बॉडी है, आरजेएस, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आरजेएस, ठीक है। तो वो क्या होती है, राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, कर्नाटका में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, लेकिन वो टाइमली एग्जाम को कंडक्ट भी नहीं करवाते हैं। उसके कारण जुडिशरी में बहुत सारी वैकेंसी है। तो अभी हमको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम देखते हैं कि एक्चुअल में अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनता है तो क्या एक्चुअल में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए किसने कहा था, किसने प्रपोज किया, तो 1958 की बात है, 1958 उसके अंदर सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। यानी लॉ कमीशन की जो 14th रिपोर्ट है उसके अंदर बोला गया था कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की एक बॉडी बननी चाहिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने अमेंड किया है आर्टिकल 312, कि उसने आर्टिकल 312 को एम्पावर किया है अमेंडमेंट करने के बाद कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप ऐसे लॉ बना सकते हो फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज पे, जैसे ऑल इंडिया आईएएस है, आईपीएस है, इस तरह की जो भी हम बड़े बड़े इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और उसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अगर ऐसी कोई भी बॉडी बनानी है तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 42nd 1976 के अंदर, उसके थ्रू आर्टिकल 312 के अंदर चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू संविधान को एम्पावर किया गया कि आप इस तरह की ऑल इंडिया बॉडीज़ को बना सकते हो, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है। तो अभी एज पर आर्टिकल 312 क्या बोलता है, आर्टिकल 312 बोलता है कि राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा कि 2/3 अगर कोई भी मेंबर्स, उनके राज्यसभा में जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड है उसका अगर 2/3 मेंबर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं किसके लिए, एक ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है। और वो उसके लिए क्या होगा, अगर AIGS बनाना है तो राज्यसभा को आर्टिकल 312 के तहत 2/3 रिजोल्यूशन से मतलब रिजोल्यूशन पास करने होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा बाय 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके फेवर में डिसीजन दिया है। कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर 1993 की बात है। उन्होंने कहा है कि एक इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से नाम की बॉडी को सेटअप किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी ये सही है। तो आर्टिकल 312 की अभी हमको स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 312 ऑलरेडी
उसके अंदर मतलब पावर है पार्लियामेंट के पास। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिशियली बोल रखा है। तो इस तरह और लॉ कमीशन की भी यही प्रपोजल है। अब चलो इसके साथ में आप देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, बहुत सारे जने इसके फेवर में हैं, बहुत सारे जने इसके विपक्ष में हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में कौन इसके फेवर में है, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, जो हमारी वैकेंसी है जुडिशरी के अंदर, और जो जुडिशरी के अंदर वैकेंसी है उसमें कमी आ जाएगी। तो कैसे आएगी, सबसे पहले ये देखो, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो है उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। अभी हमारे इंडिया में क्या है, एज पर लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 1987 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 10 लाख लोगों के अंदर पर मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख लोगों के बीच में 50 जज होने चाहिए। लेकिन इंडिया में अभी कितने जज है, केवल मतलब इंडिया के अंदर 1987 की बात है, उस टाइम पे 10 जज थे, 10.50 जज थे 10 लाख लोगों में, केवल 10 जज। आप ये सोचिए क्या रेशियो है, रेशियो ही नहीं बैठता है। उसके बाद 50 जज की जगह 10 जज ही है। लेकिन अभी करंटली बात करें तो अभी इंडिया के अंदर 20 जज है पर 10 मतलब 10 लाख जो पॉपुलेशन है पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अभी 20 जजेज है। यूके के अंदर और यूएस के अंदर देख लो, यूके के अंदर 51 जज है पर मतलब 10 लाख के ऊपर 51 जज है, यूएस के अंदर 107 जज है 10 लाख पॉपुलेशन पे। तो आप यूके यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर तो जजेज की संख्या कितनी है, ओनली 20, जबकि होनी कितनी चाहिए 50 जज की संख्या। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा इशू है। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल बॉडी बनती है तो ये इशू रिजोल्व हो सकता है। उसके बाद हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर ऑल इंडिया पे एक जुडिशियल बॉडी बनेगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसके अंदर प्रॉपर रिजर्वेशन का सिस्टम होगा, प्रॉपर्ली एग्जाम कंडक्ट होंगे, और हर साल अगर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका भी रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी ऑल इंडिया मतलब जो हमारे यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर क्या हर साल एग्जाम होता है, तो हर साल जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी ऑफ सेक्शन से उसके अंदर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर साल उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर सोचिए एग्जाम ही 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 5 साल में हो रहा है और वो कभी उसके अंदर पेपर आउट हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो उन सारे केस में क्या होगा, जो उन सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनके पास मौका ही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अट्रैक्टिंग टैलेंट पूल, और टैलेंट पूल को अट्रैक्ट करना, क्योंकि अगर हर साल एग्जाम होता है, इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, तो जो टैलेंटेड लोग हैं वही आगे बढ़ेंगे। तो हमें जज भी कौन से मिलेंगे, जो होशियार जज होंगे, जो न्यायप्रियता की बात करेंगे, वैसे जज हमको मिलेंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, अगर आप सोचिए कि बहुत सारे लोग, अगर कुछ भी चीज़ों का पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है। तो अभी इसका विपक्ष क्या है कि देखो, संविधान के अंदर 2 सेक्शन है, एक तो आर्टिकल 233, एक आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 तो अभी हमने जस्ट पढ़ लिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज की एक बॉडी बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 233 क्या बोलता है, एज पर आर्टिकल 233 देखो अभी मैं समझाता हूँ। 233 आर्टिकल बोलता है कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन करना, अपॉइंटमेंट करना, पोस्टिंग करना स्टेट्स के अंदर, इसको किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ में। हाई कोर्ट के जो जजेज है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनकी कंसल्टेशन के साथ में मिलकर गवर्नर क्या करेगा, जो हमारे राज्य का गवर्नर होगा वो अपॉइंटमेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को। लेकिन अगर आर्टिकल 312 बोलता है कि अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल बॉडी बना दोगे, तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल बॉडी बना देंगे तो उसका पावर किसके पास चला जाएगा, सेंटर के पास में। तो जो स्टेट का पावर तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और जब स्टेट का पावर कम हो जाएगा तो हमारा जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है उसका वायोलेशन हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन उसका वायोलेशन हो जाएगा, क्योंकि फेडरल सिस्टम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का भी पार्ट है। तो अभी यही लिखा है मैंने, एज पर आर्टिकल 233 रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज द राइट ऑफ स्टेट, मेनी स्टेट्स एंड हाई कोर्ट हैव अपोज्ड इट ऑन ग्राउंड दैट इट वुड गो अगेंस्ट फेडरलिज्म और अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है। साथ के साथ तीसरा एक इशू और आता है लैंग्वेज बैरियर। अगर आप सोचिए हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेज है, और कहाँ जैसे कर्नाटक का जज अगर राजस्थान में सुनवाई कर रहा है, केरल का जज अगर अरुणाचल प्रदेश में सुनवाई कर रहे हैं, तो इस तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जजेज है, अगर वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर सुनवाई करते हैं तो उसके कारण लैंग्वेज बैरियर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने देख लिया। तो अभी हमने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बहुत अच्छे से देखा है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोदी टू टेक पोस्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इन दुबई दिस वीक। तो अभी मैंने बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाली है, और कब से होने वाली है, 28 नवंबर से लेके, याद रखना आपको 28 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये जो ऑफिशियली ये समिट होगी। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अटेंड होने वाले हैं। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, तो अभी हमको क्या करना है, वेट करना है। कब वेट करना है, जो 28 नवंबर निकलने दो, उसके बाद धीरे धीरे डेली बेसिस पे इसकी अपडेट्स आएंगे। जैसे जैसे ये समिट चलेगी डेली बेसिस पर इसके अपडेट्स आते रहेंगे, और जब फाइनली इसकी प्रॉपर इसकी समिट हो जाएगी तो सारी चीज़ें हमारे सामने होगी, तभी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज न्यूज़ कुछ काम की नहीं है, आज तो सिर्फ इतनी सी न्यूज़ है, लेकिन अब ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया है तो अब इससे रिलेटेड काम की चीज़ें आने वाली है। तो अभी आपको बस इस न्यूज़ को ध्यान में रखना है। ये याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 थी, वो कहाँ हुई थी, ग्लासगो के अंदर हुई थी, और COP 27 भी हो गई है। अब COP 28 का नंबर है जो कि दुबई में होने वाली है। अब 2 एडिटोरियल आए हैं, ये हिंदू के नहीं है। द हिंदू के एडिटोरियल आज बहुत ही मतलब जो कल के एडिटोरियल थे वो बिल्कुल बेकार, और किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से, जो कि ऑलरेडी हम मतलब इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं।
मैं फिर से डिस्कस करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो उसमें वो एक्चुअली क्या द हिंदू के अंदर आजकल जो एडिटोरियल आते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे आने लग गए हैं। व्यक्ति केवल अपनी विचारधारा को थोपता है। तो उससे अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसके अंदर हमको इतने से चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमें ऐसे एडिटोरियल को नहीं पढ़ना है जो कि अपनी विचारधारा को थोप रहा हो, नहीं, जो न्यूट्रल बेसिस पे बात करो, जो पक्ष विपक्ष दोनों की बात करता हो, साथ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हो, तो हमें उसी की बात करनी है। तो अभी चलो हमने कहाँ से उठाया एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस से। बहुत ही शानदार एडिटोरियल है, मजा आएगा, और मैंने इतने अच्छे से दिखाया है इसको, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल है इंडियाज इकोनॉमिक सर्च, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है। तो अभी हमको इसको अच्छे से समझना है, इसमें थोड़ा बहुत डेटा भी है इंपॉर्टेंट, उसको भी अच्छे से समझते जाओ। इंडियन इकोनॉमी सिर्फ आपको सुनना है और आगे बढ़ते जाना है। इंडिया की जो इकोनॉमी है 23-24 की बात चल रही है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी चल रहा है, अभी उसके अंदर नवंबर चल रहा है। तो अभी हमको ये देखना है कि जो जीडीपी ग्रोथ हुई बाई 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर इन 23-24, यानी 23-24 के अंदर जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसके अंदर कितनी ग्रोथ रही 7.8%। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 7% एस्टिमेटेड इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी नवंबर आया है, लेकिन अभी तक सितंबर का बहुत सारा डेटा, जुलाई अगस्त सितंबर तो चल रहा है, लेकिन सितंबर का बहुत सारा डेटा आना बाकी है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि एज पर जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई के हिसाब से जो डेटा आया है उनके हिसाब से 7% एस्टिमेटेड है अभी, तो 7% एस्टिमेटेड हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है 49% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 बजट इन फर्स्ट हाफ ईयर, यानी जो पहले 6 महीने थे अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, उसके अंदर क्या हुआ कि 49% इंडिया के अंदर जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्पेंड कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा टारगेट था, बजट बना था, उसका हमने 49% खर्च कर दिया है। तो क्योंकि पिछले साल 2022 के अंदर जब हम बात करेंगे तो उस टाइम से अभी हमने 43% एक्स्ट्रा स्पेंड किया है। इस 6 महीने में जो हमने पहले स्पेंड किया था पिछले साल, उसके कंपैरिजन में इस साल हमने ज़्यादा स्पेंड किया है। फैक्टर्स को समझो, जियो पॉलिटिकल फैक्टर, तो इसका क्या रीजन है, ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण इंडिया के अंदर अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ वाली स्टेज में इंडिया चल रहा है। तो उसके रीजन्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जियो पॉलिटिकल फैक्टर, यानी अभी क्या हो गया कि देखो जो अभी इजराइल एंड हमास का जो वॉर चल रहा था, उसमें उनके बीच में सीज फायर की बात चल रही है कि हम थोड़े टाइम के लिए सीज फायर करते हैं ताकि एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकलेगा। उसके अलावा यूएस एंड चाइना की भी समिट हुई थी रिसेंटली, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे से फाइटिंग करती है। जैसे अभी ताइवान है, तो ताइवान में क्या है कि यूएस के कारण यूएस ताइवान का सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना ताइवान को विरोध करता है क्योंकि चाइना उसको अपनी टेरिटरी मानता है। इसके कारण यूएस एंड चाइना की जो इशू के कारण ताइवान के अंदर जो पॉलिटिकल इशू चलते हैं, उसका सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, उसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता है। भारत अभी सेमीकंडक्टर के अंदर पूरा सेमीकंडक्टर पर किस पर बेस्ड है, ताइवान पर। तो सेमीकंडक्टर के अभी ताइवान के साथ में हमारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर साइनिंग भी हुई है। तो इस तरह अगर वर्ल्ड के अंदर पीस बनी रहेगी तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया पर भी आएगा। तो यूएस एंड चाइना के जो समिट हुई है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट किस पर, ग्लोबल इश्यूज़ पर पड़े हैं और वेस्ट एशिया की इशू पर भी पड़े हैं। और अगर उन पर वहाँ शांति रहती है, वहाँ पीस रहती है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है, इंडिया को मिलता है। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझ लो, ये तो हो गया जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन ईजिंग, यूएस का जो अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, वो यूएस में कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स जो इन्फ्लेशन था वो 3.2% हो गया था अक्टूबर मंथ में, और सितंबर में कितना था 3.7%। यानी अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है यूएस के अंदर तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है, इंडिया को मिलता है। यूरोपियन यूनियन में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है 2.9%, कहाँ से 4.3% से। तो सितंबर में 4.3% था जो कि अक्टूबर में हो गया 2.9%। तो इसका बेनिफिट भी किसको मिला है, यूएस को भी इसका बेनिफिट इसका बेनिफिट इंडिया को मिला है। इंटरनल फैक्टर्स, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर भी जो लोकल इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो कोर इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी डिक्लाइन आया है। रिटेल इन्फ्लेशन में 10 बेसिस पॉइंट्स का इन्फ्लेशन के अंदर कमी आई है। उसके अलावा जो 4 महीने का सबसे कम इन्फ्लेशन था वो अभी था अक्टूबर के अंदर, और कोर इन्फ्लेशन भी 4.2 तक पहुंच गया है। तो इसका कहने का मतलब ये कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की ग्रोथ के लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्टेबिलिटी इन क्रूड ऑयल प्राइजेस, अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली जो जैसे जैसे वॉर खत्म हुए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर फिनिश हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि रशिया के अंदर ऑयल की प्राइस हमको सस्ता ऑयल मिलने लग गया था। और जब हमने अपनी स्ट्रेटेजी किया दूसरे देश की ओर, हमने जैसे जैसे झुकाव किया, उससे क्या हुआ कि अगर वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, केवल उन्हीं देशों पर अगर कोई भी देश भरोसे रहता है तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो ऑयल प्राइस होती है उनके अंदर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह अभी जो पिछले टाइम से इस ड्यूरेशन के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है क्रूड ऑयल प्राइजेज में, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे पड़ा है। अगर ऑयल सस्ता होता है तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है तो इन्फ्लेशन सस्ता होता है, और इन्फ्लेशन सस्ता होता है तो उसके कारण जो प्राइजेज है गुड्स की वो कम होती है और लोग उसको अच्छे से परचेज कर सकते हैं, तो जीडीपी अल्टीमेटली बूस्ट होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से, इन्फ्लेशन के घटने से सारी चीज़ों पर, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सारी चीज़ों पर पड़ता है, लेकिन हमको अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग तरीके से उसको इंपैक्ट करते हैं। उसके अलावा फेस्टिव सीजन्स, वो भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे अभी दिवाली निकली थी, तो दिवाली के सीजन में जो अभी ये फेस्टिव सीजन निकले हैं पिछले टाइम से, अभी जो पिछले 2-3 महीनों में, उसके अंदर भारत के अंदर 3.75 लाख करोड़ का मार्केट हुआ था। इतनी ट्रेडिंग
भारत के अंदर केवल इंडिया के अंदर हुई है, और 50,000 करोड़ एडिशनल ट्रेड हुआ पिछले साल से। तो अब सोचिए आप कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है। तो ये पॉजिटिव एंडिंग हुई फेस्टिव सीजन की। बाकी हर साल कोविड के कारण फेस्टिव सीजन बिल्कुल बेकार निकल रहे थे, बट इस बार फेस्टिव सीजन बहुत ही अच्छे से निकले हैं। तो इसके कारण लोगों के लाइफ पर और लोगों की जो जीवन निर्वाह है उस पर भी बहुत इंपैक्ट आता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब आप साथ के साथ ये टॉपिक तो समझ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण इंडिया की ग्रोथ हुई है, लेकिन अब हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जिसके कारण हम भविष्य में भी ग्रोथ ऐसी करते रहें। अगर हमें इसको कंसिस्टेंटली इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना है तो हमें कुछ फैक्टर्स पर वॉच रखना होगा। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं दैट इंडिया शुड कीप ए वॉच अपॉन। तो सबसे पहले ऑयल प्राइस, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जिनको हम ओपेक बोला जाता है, या उनकी अलाइड कंट्रीज है जिसको ओपेक प्लस बोला जाता है, इन कंट्रीज़ का एक सबसे बड़ी कोविड-19 के अंदर इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसके कारण इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इनकी जो प्राइजेस थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो भारत का झुकाव रशिया की ओर बढ़ गया, और भारत ने अपना बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट कहाँ से किया, 2% ऑयल इंपोर्ट हमने रशिया से किया। तो इसके कारण उन देशों पर डिपेंडेंसी कम हो गई, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया। ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अभी प्राइजेस को बढ़ा दिया था। तो अभी भारत को क्या करना होगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को देखना होगा। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिव किसी एक देश पर डिपेंडेंट ना हो कि बहुत सारी कंट्रीज पे, जिसके अंदर वेनेजुएला आ गया, रशिया आ गया, कोलंबिया आ गया, लीबिया आ गया, गेबन आ गया, इक्वेटोरियल गिनी आ गया। तो ये सारे कंट्रीज है, हमें हमारे डाइवर्सिफाई करने होंगे सोर्सेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स के, तभी जाके हमको हमारी स्ट्रेटजी को बदलना होगा। और इस तरह अगर हम हमारी स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली बदलते रहेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी किसी पर्टिकुलर देश पे नहीं रहेगी, और उसके कारण हमारी इकोनॉमी पर उसका डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आएगा। ये तो हो गया ऑयल प्राइजेज। दूसरा हो गया एक्सीलरेट करना है बायोफ्यूल इकोनॉमी। हम हमारी बायोफ्यूल इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है, जिसका मतलब हो गया इथेनॉल ब्लेंडिंग। हमारा टारगेट कितना है 2025 तक। अभी हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे 1.53% था 2012-13 के अंदर, उसको बढ़ा के हमको 2025 तक 20% जो ऑयल पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है उसको 20% तक बढ़ाना है, जो कि इथेनॉल किससे बनता है, गन्ने से बनता है। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग होने से हमारा जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसके अलावा इथेनॉल तो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा और हमारे किसानों की इनकम को भी बढ़ावा देगा। तो उसके कारण एक तरह से तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, दूसरी तरफ ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया पर कम पड़ेगा। तो दोनों साइड से बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट। एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हम इंडिया ने अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी लॉन्च किया है कि हमें अब ग्रीन हाइड्रोजन की ओर फोकस करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर फोकस करना होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमें ऑयल पर डिपेंडेंसी को छोड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी कैप्चर करना होगा। उसके अंदर हमें नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा। नेचुरल गैस का हमारा टारगेट, गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक नेचुरल गैस का कितना है और रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है मैं बता देता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट दिया है कि 2030 तक जो नेचुरल गैस का एनर्जी मिक्स के अंदर जो शेयर है, अभी केवल 6% टोटल हमारी जो एनर्जी है उसमें से 6% कहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो आती है वो एनर्जी हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, 6% नेचुरल गैस से। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक हम 15%, टोटल एनर्जी का 15% नेचुरल गैस से, हम उस एनर्जी मिक्स का 15% कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल गैस से। और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है 2030 तक, 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। इतना बड़ा टारगेट हमने 2030 तक का रखा है कि 500 गीगावाट हमको जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो हमको कहाँ से प्रोड्यूस करनी है, रिन्यूएबल सोर्सेज से। उसके बाद अब साथ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, एक्सटर्नल डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको क्या करना होगा कि एक्सटर्नल डिमांड पर भी वॉच रखनी होगी। आप समझ रहे हो, अगर एक्सटर्नल डिमांड पर वॉच करते हैं, जैसे अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो हमको किस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, एक्सटर्नल डिमांड पर। एक्सटर्नल जो कम्पिटिटिवनेस है उसके लिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को चेंज करने की जरूरत है, उसको बूस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए हमें एफडीआई के जो नॉर्म्स होते हैं उनको ईजी करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस करना होगा, जिसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए। पीएलआई स्कीम, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बढ़ावा देना होगा, जिसके कारण इंडिया के जो लोकल इन्वेस्टर्स है वो कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे इंडिया के अंदर ही। तो हम उससे क्या होगी, एक्सटर्नल डिमांड बढ़ेगी। अगर हम सेल्फ आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा और हमारे यहाँ पर ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस होने लग जाएगी तो उसका बेनिफिट सीधा सीधा किसको मिलेगा, इंडिया को ही डायरेक्टली मिलेगा। और हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल डिमांड को बढ़ाना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। उसके अलावा अभी मैंने जस्ट बताया एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना होगा। कैसे होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट की, गुड्स की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होगा, लोगों की स्किल को डेवलप करना होगा और जो हमारे लॉ की बैरियर्स है उसको कम करना होगा। जैसे क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे, जैसे हमने अगर लीगल लॉ, बहुत ही जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, आदमी को लगता है यार हम इससे अच्छा लोकली सेल कर दें, इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को कैसे फेस किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना होगा, रिमूव लो बैरियर्स, जो लो की बैरियर्स आती है उसको रिमूव करना होगा। इसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट की जो कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। एंड उसके बाद बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया को बढ़ावा देना होगा, जिसके अंदर टैरिफ रेट को रिड्यूस करना होगा। अभी हमने यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएसए, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सब के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। अगर हो जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसकी एक ही बेनिफिट मिलेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे को टैरिफ रेट को रिड्यूस करना होगा। और जो इस तरह की जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इससे हमारा ट्रेड में बूस्ट होगा और हमारी अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान में रखना होगा, वॉच करना होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस पर, एक्सटर्नल डिमांड पर। उसके अलावा
रिन्यूएबल एनर्जी पर भी हमारा फोकस होना चाहिए, बायोफ्यूल इकोनॉमी पर भी फोकस होना चाहिए, ऑयल प्राइजेज इन सारी चीज़ों पर हमें वॉच रखना होगा, फोकस करना होगा। एंड ये टॉपिक हमने समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझा है। अब एक एडिटोरियल और आया है, वो भी कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया है। वो एडिटोरियल किसका है? रूरल वर्कर्स इन मध्य प्रदेश गुजरात गेट द लोवेस्ट वेजेज रेट। यानी गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, रूरल वर्कर्स ने लोवेस्ट वेज रेट को मतलब मिलती है इन दो स्टेट्स के अंदर। आरबीआई का डेटा आया है। तो अभी हमको क्या समझना है इसके अंदर, हमको समझना है कि आरबीआई के डेटा की क्या क्या हाईलाइट्स है, उसको देखना है। सबसे पहले रूरल वेजेज डिस्पेरिटी, तो हाईलाइट्स आरबीआई के हिसाब से जो आरबीआई का डेटा आया है, रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 रूरल इकोनॉमी फेस्ड इश्यूज ड्यू टू कोविड-19। यानी रूरल जो हमारी इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है, कोविड-19 के कारण उसने बहुत बड़ा झटका फेस किया है। रूरल वेजेज डिस्पेरिटी, अब आप एक चीज़ समझिए, अभी हमको सबसे पहले देखो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, एक तो एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर्स के वर्कर्स को कितना मिलता है, 229 रुपये डेली बेसिस पर। उसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं उनको मिलते हैं 246 रुपये डेली बेसिस पर, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिलते हैं उनको 278 मिलता है। और इसका कंपैरिजन केरला से देखिए, केरला में एग्रीकल्चर जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको 764 रुपये, 229 और 764 में कितना बड़ा डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं उनको कितना मिलता है, 852 रुपये, और इधर मिलता है सिर्फ 278। तो डिफरेंस देखिए आप, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। और उसके बाद नेशनल एवरेज कितना है, आरबीआई के हिसाब से जो डेटा आया नेशनल एवरेज का डेटा, उसमें एग्रीकल्चर लेबर्स को मिलता है 345 रुपये पर डे, नॉन एग्रीकल्चर जो वर्कर्स होते हैं उनको मिलते हैं 348, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलता है 393। स्टेगनेंट रूरल इनकम ग्रोथ एग्जांपल, तो अभी उसके बाद ये तो आरबीआई का सब आरबीआई की डेटा ही हो रहा है कि आरबीआई बोलता है एज पर आरबीआई की जो डेटा है उनके हिसाब से कि हमारे देश के अंदर जो रूरल इनकम है वो कंटिन्यूसली स्टेगनेंट है, यानी रुकी पड़ी है, उनकी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स है, उसमें भी अभी वही वेजेज मिल रही है जो पहले मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने डेटा पढ़ लिया है आरबीआई का डेटा। अब ये देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेजेज इनइक्वलिटी, यानी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, जो हमारे देश के अंदर भारत के अंदर अलग अलग राज्य है उसके अंदर जो वेजेज की इनइक्वलिटी है अलग अलग स्टेट्स में, उसका क्या रीज़न है। तो उसके लिए फैक्टर्स समझिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्पेरिटी, हर स्टेट के अंदर अलग अलग विकास है। जैसे अभी यूपी में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हो रहा है, तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा वहाँ लोगों की वेजेस भी ज़्यादा होगी, जहाँ डेवलपमेंट भी कम होगा वहाँ पर विकास भी कम होगा। तो एडवांस इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर ज़्यादा सैलरी मिलेगी, नॉर्मल रीजन के अंदर कम पैसा मिलेगा। पॉलिसी इंटरवेंशन, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी है, किसके लिए, वेजेज के लिए, लेबर रेगुलेशन के लिए, मिनिमम वेजेज के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है, और अगर हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होगी तो उसका सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, हर स्टेट अगर अलग अलग पॉलिसी पर वर्किंग करेगा, नेशनल लेवल पर कोई अगर सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी तो इसके कारण उनके बीच में इनइक्वलिटी आएगी है। मार्केट फोर्सेज इन डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स, जिस जगह लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ उनकी रेट भी ज़्यादा होगी, जहाँ लेबर की डिमांड कम होगी, अगर वर्किंग है 10 जनों की, 100 आदमी वहाँ लगे पड़े हैं तो वहाँ पे उनकी डिमांड कम होगी, तो उसके कारण क्या होगा, उनको सैलरी भी कम मिलेगी। लेकिन जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वर्कर्स की तो वहाँ उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे बेंगलोर है तो वहाँ पर रहने की लागत भी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वहाँ का बड़ा है, तो वहाँ पर सैलरी भी लोगों को ज़्यादा मिलती है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर साइकिल्स, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। एग्रीकल्चर साइकिल्स यानी सीजन्स वाले टाइम पर क्या होता है, वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि सीजनल टाइम पे वर्कर्स की एक्चुअल में नीड है, लेकिन जब सीजन फ्री हो जाता है और जब कुछ काम नहीं होता है तो उस टाइम पे वर्कर्स की डिमांड कम हो जाती है, तो उनको सैलरी भी कम मिलती है क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है। तो उस केस में तो अभी हमने ये फैक्टर्स को समझ लिया कि ये ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वेजेज इनइक्वलिटी, यानी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेजेज है, उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM, उसके अलावा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और PM कौशल विकास योजना। ये सब किसने इनिशिएटिव लॉन्च किए, ये हमारी भारत सरकार ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। किसके विकास के लिए, जो वेजेज इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। ये सारी चीज़ों को महात्मा गांधी नरेगा योजना, PM कौशल विकास योजना, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। अगर लोगों की स्किल बढ़ेगी, हमारे अगर युवा यंग पॉपुलेशन उनकी स्किल बढ़ेगी तो उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब इसके वे अहीड क्या है, ऑथर कहता है कि वे अहीड ये है कि हमको एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर एग्रीकल्चर के वर्कर्स को अपनी इनकम बढ़ानी है तो उनको क्या करना होगा, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफाई करना होगा। कैसे, हमको गाय एनिमल हस्बेंड्री वर्किंग भी करनी पड़ेगी, गाय पालनी होगी, भैंस पालनी होगी, दुधारू पशुओं को भी पालना होगा, साथ में फिशरीज एक्टिविटी को भी करना पड़ेगा, मछली पालन भी करना पड़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा। एक ही फसल के भरोसे नहीं रहना है। मल्टीपल जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो हमने कल पढ़ा था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर, जो हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को पढ़ा था कल, तो उस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना होगा। तो इस तरह जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है वो भी हमको साथ के साथ में देखना पड़ेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की नीड है। कल आपको पता हो कि एडिटोरियल पढ़ा था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि हमको क्या करना होगा, पड़ेगा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, लेबर्स की स्किल्स को बढ़ाना होगा,
तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एडिटोरियल में। तो वैसे ही आज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमको क्या करना होगा, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हम अच्छा सोल्यूशन लिख सकते हैं, ऑथर का जो है उसके साथ में हमें अपने पॉइंट्स भी ऐड करने होंगे। तो हम कहाँ यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को जोड़ सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशंस अगर हम चाहें तो एक एडिटोरियल से दूसरे एडिटोरियल्स में भी हमको अगर कोई अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो हम जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडोप्शन एंड इनोवेशन, हमको किस पर फोकस करना होगा, टेक्नोलॉजी एडोप्शन पर, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। तभी जाके एक व्यक्ति अगर नई टेक्नोलॉजी में का यूज करेगा तो उसके कारण उसकी इनकम बढ़ेगी तो जो इनकम इनइक्वलिटी है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। जैसे कि क्या होता है कि फिशरी सेक्टर है या उसके अलावा जो भी हमारी ऐसी क्रॉप्स है उनके लिए स्टोरेज सिस्टम को इश्यू करना, स्टोरेज सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी करना। अब आप सोचेंगे कि क्या स्टोरेज सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने से क्या फायदा मिलेगा, तो मैं समझाता हूँ। अगर स्टोरेज कर सकते हैं तो हम उसको देश के अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह भेज सकते हैं और किसान खुद के बेसिस पर स्टोरेज सिस्टम का फायदा उठाकर उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता है और उसके कारण जो उसकी प्राइजेस की मुनाफा भी कमा सकता है। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। हमारे हाईवे अगर मजबूत होंगे तो हम, जैसे अगर कोई व्यक्ति जयपुर का किसान है तो वो बेंगलोर में भी बेच सकता है। कैसे बेच सकता है, अगर हाईवे अच्छे होंगे, 1-2 दिन के अंदर अगर फसल वहाँ पहुँचा सकता है तो उसका भी बेनिफिट तभी मिलेगा। कब मिलेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। फोकस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर होता है उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। अब मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। कैसे एग्जाम्पल दूंगा, माइग्रेंट जो वर्कर्स होते हैं हमारे देश के अंदर, सबसे बड़े क्या है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेट के अंदर, जैसे कि यूपी का जो वर्कर्स है वो काम कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हैं, राजस्थान में। यूपी के वर्कर्स राजस्थान में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके वेलफेयर पर भी हमको फोकस करने की जरूरत है कि वो अपने स्टेट में ही काम करें, उनको उनके स्टेट में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिसके कारण उनको दूसरे स्टेट में जाना नहीं पड़े। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको वहाँ का रोजगार मिले। ये तभी मिलेगा जब हम हर स्टेट के अंदर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। जिस तरह अभी यूपी में विकास हो रहा है तो यूपी की जो पॉपुलेशन से अब वर्कर्स वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे, वो वहीं पर रुक रहे हैं। तो उसके कारण जो राजस्थान के वर्कर्स है उनको भी चांस मिलेगा, उनकी सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हमने ये टॉपिक भी देख लिया है। तो अभी हमने क्या क्या टॉपिक समझ लिए हैं, अभी हमने पूरा टॉपिक इनकम इनइक्वलिटी वाला था जो कि वेजेज इनइक्वलिटी वाला टॉपिक था, उसको अच्छे से समझा है। ये एडिटोरियल हमने बहुत शानदार तरीके से समझा है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब उससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमने अच्छे से देख लिया है। और जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाली है उसको भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड अगर अच्छे पॉइंट्स आएंगे तो हम उसको बहुत जल्दी पढ़ेंगे। एंड साथ के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे को भी समझ लिया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को समझ लिया है। एक छोटा सा टॉपिक जो जनरली डेली बेसिस पे आते हैं न्यूज़, उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो भी काम का है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। क्विनलोंग सोहू, याद रखना, क्विनलोंग सोहू। इसके अंदर क्या है, क्विनलोंग सोहू ये कौन सी प्रजाति है, तो ये एक डायनासोर की प्रजाति है। अभी क्या एक डायनासोर के एग्स मिले हैं, तो मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखो, फॉसिल ऑफ न्यू डायनासोर स्पीसीज 50 अनहेज्ड एग्स फाउंड इन चाइना। तो अभी ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। ये जो डायनासोर्स दिख रहे हैं ना, ये देखो, अभी ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो डायनासोर मैंने आपको दिखाया है उसको बोला जाता है सोरोपोड्स बोला जाता है। ये डायनासोर, इन जो बड़े बड़े डायनासोर्स का नाम है सोरोपोड्स। तो सोरोपोडोमॉर्फ्स जो है उस प्रजाति से बिलोंग करता है ये क्विनलोंग सोहू। इसकी लेंथ कितनी है, 20 फीट है इसकी लंबाई, और वेट है 1 टन। याद रखना, वेट तो है 1 टन और लेंथ है 20 फीट। सोरोपोड्स होते हैं तो सोरोपोड्स को भी समझ लो। सोरोपोड्स वर द डोमिनेंट हर्बीवोरस ऑफ द जुरासिक पीरियड, यानी जो जुरासिक पीरियड था उसके अंदर जो डोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हर्बीवोरस थे, जो इंसानों को भी खा जाते थे, जानवरों को भी खा जाते थे। सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रजाति किसकी थी, सोरोपोड्स की। और लॉन्ग नेक्स, इनकी लंबी गर्दन थी। लॉन्ग टेल्स यानी लंबी पूंछ थी। 4 लेग्ड स्टेन्स यानी इनके 4 पैर भी थे। अप टू 40 to 150 फीट तक की इनकी, मतलब इनकी लंबाई लेंथ कितनी थी, 40 से लेकर 150 फीट तक की इनकी लेंथ थी। आप सोचिए वजन कितना था, 20 से लेकर 70 टन तक का वजन था। तो अभी ये हमने जस्ट देखा ही था। देखो ये देखो, लेंथ 20 फीट तो मिनिमम। देखो ये है मीडियम टाइप के, जो ये मैंने आपको बताया ना क्विनलोंग सोहू, ये थे मीडियम टाइप के सोरोपोड्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सोरोपोड्स भी है जिनकी हाइट 40 से 150 फीट तक की हो सकती है। वेट 20 से 70 टन के, यानी बड़े बड़े सोरोपोड्स होते हैं। इक्विवेलेंट टू 10 to 35 एलिफेंट्स, यानी जो हाथी होते हैं 10 से 35 हाथी के बराबर वजन किनका, एक डायनासोर का होता था। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी सबसे ज़्यादा जिसने जीवन जिया है, मिलियन ईयर्स तक, लाखों सालों तक जिसने जीवन जिया है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप के अंदर सोरोपोड्स का नाम आता है। फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट में पाया गया। इसके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, बोन से हड्डियाँ, फुटप्रिंट से, हर कॉन्टिनेंट पे इनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे कुछ भी नहीं मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सोरोपोड्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है। 40 से 150 फीट तक की इनकी लंबाई होती है और 20 से 70 टन तक का इनका वजन होता है। लंबी गर्दन होती है, लॉन्ग टेल्स होती है, 4 लेग स्टेन्स होते हैं। और इसके अंदर जो नई अभी प्रजाति मिली है डायनासोर के अंदर, उसका नाम है क्विनलोंग सोहू। और ये भी उसी सोरोपोडोमॉर्फस जो प्रजाति है उसी से लिंक करता है, उसी ग्रुप से लिंकेज है। ये आपको इनकम इनइक्वलिटी के लिए, जैसे ये एग्रीकल्चर वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं। देखो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मैंने साथ के साथ इमेज डाली है।
ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, जो कहाँ पे पड़ी है, जो कि एक हीलियम वाला जो भंडार होता है उसके अंदर है। उसके अलावा ये डायनासोर्स है, ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, देवी चौधरानी उपन्यास किसने लिखा था, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस तरह मेरा पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, 100% उसमें इंप्रूव किया जाएगा। और कुछ भी इशू आएगा तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। मैं अच्छा लर्नर हूँ और साथ के साथ मैं आपको छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा हुआ है। उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ये सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए इजी लैंग्वेज में है, तो जल्दी से आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। 2 बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही सिंपल और ईजी लगेगी। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।